नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, भारत ने एक संयोजित तरीके से, एक बड़े सटल तरीके से अमेरिका के टैरिफ वॉर का जवाब देना साथियों शुरू कर दिया है। सटल क्यों बोल रहा हूं? सटल का मतलब बड़ी आराम से, धीमे से, हौले हौले, और यही होना भी चाहिए। जब से आप ये ट्रेड वॉर की बात सुन रहे हैं या टैरिफ वॉर की बात सुन रहे हैं, कभी आप लोगों ने मुझे ये कहते नहीं सुना होगा कि मुंह तोड़ जवाब दो, 56 इंच का सीना है, घुस जाओ, मट्टी चटा देंगे, नाक रगड़ देंगे। ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में, जियो इकोनॉमिक में, जियो पॉलिटिक्स में, जियो स्ट्रेटेजिक में ये नहीं चलता है। ये मुझे मेरी मेहनत ने, मेरी पढ़ाई ने, इल्म ने और अनुभव ने सिखाया है। अब भारत ने क्या जवाब देना शुरू किया है? आप लोगों को याद होगा, ब्रिक्स के टाइम पर डी डॉलराइजेशन की बात हुई थी। डी डॉलराइजेशन सब शब्द से मैं एग्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब आप किसी भी चीज में एक चीज नेगेटिव वर्ड ले आते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम डॉलर को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, तो जो भी लोग डॉलर से समर्थन रखते हैं या उस देश के जियो इकोनॉमिक अलायंस है, जैसे G7 नेशंस हो गए या 5 आइज हो गई, मान लीजिए, आप उनको भी खामखा इंटिमिडेट करते हैं, वो भी अपनी भवें चढ़ाते हैं। एक आमतौर की बात कर रहा हूं। तो आपका क्या काम था, ब्रिक्स का क्या काम था कि भारत अपनी करेंसी मजबूत करे या ब्रिक्स की मजबूत करे, लेकिन हां, चाइनीज करेंसी को ब्रिक्स का ना मान लिया जाए, भले कॉमन करेंसी करे, अपनी लंबी लाइन खींचे, ये ना कहे कि ये लंबी लाइन मैं किसी की लाइन छोटी करने के लिए खींच रहा हूं। तो डी डॉलराइजेशन वर्ड को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। भारत की करेंसी मजबूत हो, जिसके कोलैटरल इफेक्ट में डॉलर कमजोर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कदम भारत ने एक बार पुनः, अब मैं पुनः क्यों बोल रहा हूं, पुनः उठाया है कि रुपये को मजबूत करने का। आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साथियों एक जॉइंट एक नोटिफिकेशन डाला है, एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि एक होता है SRVA अकाउंट, स्पेशल रूपी वैस्त्रो अकाउंट, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोला जाता है। मान लीजिए बाहर से, भारत में से किसी को कुछ चीज इंपोर्ट करनी है, मान लीजिए गारमेंट करना है, मशीनरी करनी है, फार्म प्रोडक्ट्स करने हैं, आपका फार्मास्यूटिकल करना है, तो उसके लिए ये अकाउंट खुलता था। और इस अकाउंट में खुलने से ये होता है, जो फॉरेन बैंक है, जो वहां पर इंपोर्टर है, वो आपके उस अकाउंट में रुपीस में पैसा डिपॉजिट करेगा और आप उसको चीज एक्सपोर्ट कर देंगे। पहले जब किसी बैंक को यह अकाउंट खोलना होता था तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी और इसका बड़ा लंबा प्रोसेस था। उस प्रोसेस, रेड टेप, उस प्रोसेस के चक्कर में या डील कैंसिल हो जाती थी या एंड में वो जो बैंक हमसे जिस इंपोर्टर के थ्रू इंपोर्ट कर रहा होता था, वो डॉलर्स ही में पेमेंट कर देता था। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने और आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन डाला है कि ऐसी आपको आरबीआई से सैंक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक चाहे जो SRVA वैस्त्रो अकाउंट जिसको बोला जाता है, वो खोल सकता है, खोलने के बाद ट्रांजैक्शन कर सकता है। आरबीआई को इतने समय सीमा के अंदर बस आपको सूचना देनी है, जिसपे आरबीआई की मोहर लग जाएगी। अब जो भी चीज भारत को एक्सपोर्ट करनी होगी, क्यों करनी होगी? जब दूसरे को उस चीज की जरूरत होगी। शुरू में दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्यों आएंगी? क्योंकि ये चीज बहुत पहले शुरू हो गई थी और बाद में, लेकिन ये चीज जब हालात बदले, चाइना से रिश्ते बदले वगैरह वगैरह, जब आप लोगों को याद होगा डी डॉलराइजेशन की बात ब्रिक्स के टाइम पर होने लगी थी, तो भारत ने अपने कदम पीछे हटा लिए और एज अर्ली एज जुलाई भारत ने यह स्टेटमेंट दिया कि ब्रिक्स के एजेंडे में डी डॉलराइजेशन नहीं है। काश ये चीज 2-2.5 साल पहले ही शुरू हो गई होती, बिना डी डॉलराइजेशन का नाम लिए, समझिएगा आप, बिना किसी को अनॉय करे, तो आज शायद सूरत हाल दूसरे होते। तो अब किसी को भी भारत से कुछ भी साथियों इंपोर्ट करना है, भारत कहेगा भैया रुपी में पेमेंट करो। हां, प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मार्केट में सरप्लस में रुपी घूम नहीं रहा है, पर भारत ने यह चीज शुरुआत की 1%, 2% की, बहुत फर्क पड़ता है। डॉलर, जितना ट्रांजैक्शन डॉलर का कम होगा उतना रुपी मजबूत होगा और डॉलर कमजोर होता जाएगा। तो मेरा जवाब यह है, आप रुपी को मजबूत करिए। आप ये ना कहिए मैं रुपी को मजबूत कर रहा हूं डॉलर को कमजोर करने के लिए। ये आपको जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस में ये जियो इकोनॉमिक्स की गलती, इस पर उसकी शैडो पड़ती है और असर डालती है।
तो अब भारत से किसी को अगर इंपोर्ट करना है, भैया रुपीज में पेमेंट करो, और तुमसे अगर हमें कुछ इंपोर्ट करना होगा तो उसी अकाउंट से, रुपी से, जो हमें तुमने इससे पहले पैसा दिया था, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 2 दिन में कुछ नहीं होगा कि एकदम हल्ला मचा दें, भारत ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया। बेबी स्टेप है। असर यह होगा कि डॉलर वीक होता जाएगा। ट्रांजैक्शन, भारत का इतना बड़ा मार्केट है, उसके ट्रांजैक्शन में हर जगह हम रुपये में डील नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहेंगे मैं नहीं करना। जहां तक भारत को इंसेंटिवाइज करके अगर आप रुपये में डील करते हैं तो हम इतना और आपको कर देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ एक तो ये स्टेप हो गया, और साथ ही साथ क्वेड का भी चल रहा है, क्योंकि इस बार क्वेड की जो मेजबानी थी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, वो भारत को करनी थी। अब क्वेड किस लिए बना है? क्वेड बना है साथियों चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में चाइना के असर को कम करने के लिए। और ब्रिक्स किस लिए बना है साथियों? अमेरिका के, दुनिया में अमेरिका के असर को कम करने के लिए। अक्टूबर 24, 2024 को, आज से 9-10 महीने पहले, जब सब लोग वाह वाह कर रहे थे, तो आपका भाई को मजा आता है कभी कभी पल्स ऑफ द नेशन के विपरीत तैराकी करने में। और इसी को मैं अपनी जियोपॉलिटिक्स मानता हूं। ये नहीं कि आज पल्ला इधर का भारी हुआ तो वाह 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 अमेरिका करने लगूं, उधर का भारी हुआ तो वाह 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 चीन करने लगूं। ये मेरा काम नहीं है। तो अक्टूबर 24, 2024 को आपके भाई ने क्या बोला था, देख लीजिए आपके भाई की जियोपॉलिटिक्स क्या है। भारत ब्रिक्स का मेंबर है अमेरिका का वर्चस्व कम करने के लिए। भारत क्वेड का मेंबर है चाइना का वर्चस्व कम करने के लिए। और किस हद तक भारत दोनों जगह बैलेंसिंग कर सकता है, यह भी देखना पड़ेगा। तो ठीक, तो आपके भाई ने बोला था ये दोनों चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही। हां, आप ये कह सकते हैं कि भारत की ऐसी पोजीशन है कि दोनों जगह बल्लेबाजी कर रहा है, ब्रिक्स में भी कर रहा है, लेकिन क्वेड में भी कर रहा है। इसके भी आपको मौके पर फायदे हो सकते हैं और मौके पर इसके साथियों नुकसान भी हो सकते हैं। तो जैसे डी-डॉलराइजेशन की बात है, रुपये को मजबूत करने वाली बात है। अब यह ना हो कि 3 महीने बाद ट्रंप कहे कि नहीं सब खत्म, मोदी इज माय फ्रेंड, और भारत कहे नहीं अब हमारा डी-डॉलराइजेशन का कोई एजेंडा नहीं है, अब अमेरिका से सब चीज ठीक हो गई। मौखिक तो आपको इससे फायदे मिल सकते हैं, पर लॉन्ग रन में भारत को मजबूत करना है अगर आपको, तो आपको एक दो नीति बिल्कुल बनानी पड़ेगी। एक, चाइना ने अपने आप को, अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए किसी करेंसी को कमजोर नहीं किया। चाइना ने अपने आप को मजबूत बिना किसी ब्लॉक का हिस्सा बने किया, और एंड में वो खुद एक सुपर पावर बन के उभरा। ये मानने वाली बात है। देखिए, दुश्मन की बात भी माननी चाहिए। पहला काम, भारत सबसे पहले अपने आप को मजबूत करे, आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक इकोनॉमिक से, इन्फ्लेशन से, जीडीपी से, वगैरह वगैरह से, सबसे पहले। दूसरा, ये तय कर ले कि क्या हमारा रुझान G7 की नेशंस की तरफ होगा या ब्रिक्स की तरफ होगा, क्योंकि बिल्कुल दोनों में आपस में 36 का आंकड़ा है। दोनों तरफ भी आप बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको यह तय करना पड़ेगा कि प्रायोरिटी मुझे किसको देनी है, और दुनिया को बताना पड़ेगा यस G7 इज माय प्रायोरिटी या ब्रिक्स इज माय प्रायोरिटी। अगर इस टाइम हम दुनिया को इन 2 हिस्सों में बांट लें, नेटो अलायंस को अगर हम बंद कर दें, और अपने काम पर चलना पड़ेगा। यह नहीं कि आज हम उनसे क्लोज हो गए तो ठीक है, अब साहब अमेरिका भारत को इस्तेमाल कर रहा है चाइना को कमजोर करने के लिए। कभी होता है साहब इंडिया चाइना से क्या मार्केट छीन के लाएगा। तो या भैया ब्रिक्स में आपस में लड़ लो, या अपने आप को मजबूत इतना कर लो कि तुमसे कोई ना लड़े, और या तय कर लो कि तुम G7 में हो या तुम ब्रिक्स में हो, और तय कर लो कि क्या तुम्हें रुपये को मजबूत करना है। भले अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो या बुरे हो, मैं दोनों तरफ बात करता हूं, तुम तय कर लो कि तुम्हें मजबूत करना है नहीं करना है। यह चीज एक फिक्स नेशनल पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक भारत को बना के चलना पड़ेगा। यस, अगल बगल थोड़ा फ्लर्टिंग हो सकती है, थोड़ा इधर उधर लहर आ सकती है, लेकिन मुख्य एक आपको आने वाले 2 दशक के लिए कम से कम एक, जब तक भारत इतना मजबूत हो कि हमारे कोई भी आसपास ना फटके, तब तक हम लोगों को ये नीति अपनी मजबूती से बनानी पड़ेगी और उस पर चलना पड़ेगा, संबंध किसी से भी हमारे कुछ भी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।